अद्य मङ्गलवासरः अथवा बहुमवासरः ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया दिनांक 6 जून 2023 चरक चिकित्सा स्थान जोरा चिकित्सा शंखं चक्रं जलकान्दरतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाहीनं प्रौढदावाहीनं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्देशपूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्तश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो तर्हि ज्वरस्य प्रथमः प्रादुर्भावः कथं जातः इत्येतद् विषये या कथा अत्र प्रचलिता अस्ति। तदनुसारेण आयुर्वेदः अशास्त्रीयः इत्येतादृशः प्रचारः वैद्येषु अपि दृश्यते। तर्हि सः व्यर्थः प्रयासः। वस्तुतः अस्माकं सर्वेषामपि आयुर्वेदग्रन्थस्य उपरि आयुर्वेदोपदेशस्य उपरि पूर्णतः विश्वासः भवितुम् अर्हति। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः इति वाग्भटाचार्यैः उक्तमस्ति। एतदनुसृत्य यत् अस्मिन् किञ्चित् लिखितं यत् किञ्चित् उक्तं तत् सर्वमेव अस्माकं कृते ग्राह्यमेव इति कृत्वा ततोऽनन्तरमेव तत् कथं ग्रहीतुं शक्यते एतद्विषये चिन्तनीयं भवतु नाम। तो इसके आधार पर ये पौराणिक है, अशास्त्रीय है वगैरह वगैरह करके जो बातें बताई जाती है उससे हमें बच के इस प्रकार के रहना चाहिए और हमारा पूरा भरोसा हमारे ग्रंथों पर, हमारे ग्रंथों के वचनों पर होना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करें, ये बेहतर ऑप्शन है। संताप सारुचि तृष्णा सांगमरदो ऋतिव्यथा जोर प्रभाव जन्मादो निधने च महत्तमः प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शिता। तो संताप सभी देह तप्त इस प्रकार का होना, मन भी तप्त होना, और अरुचि और तृष्णा अंगमर्द और हृदय में व्यथा, ये तो मालूम नहीं कभी दिखाई देती है इस प्रकार से, ये ज्वर का प्रभाव है। जन्मादो निधने च महत्तमः, और जन्म के शुरू में और मृत्यु के समय ये सबसे ज्यादा प्रभाव इस प्रकार का ज्वर का होता है। इस प्रकार से प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव, ये जो अग्निवेश ने सवाल पूछे थे इन सभी के बारे में मैंने उत्तर दे दिए हैं, ऐसा ये कहते हैं।
तो संताप, अरुचि और तृष्णा, अंगमर्द, ये ज्वर के प्रधान लक्षण इस प्रकार के रहेंगे। निदाने कारणान्यष्टु पूर्वोक्तानि विभागशः। तो ज्वर निदान में कारण जो है 8 इस प्रकार के, वो विभागशः वातज ज्वर के क्या है, पित्तज ज्वर के क्या है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से मैंने पहले ही बताए हैं, तो पुनः उसको करने की जरूरत नहीं है। आलस्यम नयने शास्त्रे जुर्मण गौरव क्रमः क्लमः होना चाहिए। ज्वलनातप वायवंबु भक्ति द्वेषो अनिष्टित अविपाकास्य वैरस्य हानिश्च बलवर्णयो शीलवैकृतम अल्पंच ज्वल लक्षणम अग्रजम। यहाँ पाड़वे भी नहीं है। शायद चक्रपाणी दत्त के सामने क्लमहा यही पाठ होगा, तो इसने कुछ बहस नहीं की है। तो निर्माण होना, कुछ करने की पूर्ति या उत्साह नहीं होना। नयने सासरे, नयनों में अश्रु इस प्रकार का। जृंभणम, जृंभा गौरव और क्लम ये बेटर ऑप्शन है। ज्वलन आतप वायु अंबी, वायु अंबु भक्ति द्वेष और अनिश्चित। तो ज्वलन के बारे में, आतप के बारे में, वायु जल, इनके बारे में भक्ति और द्वेष में अनिश्चित, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, उसके बारे में कुछ पता इस प्रकार का नहीं रहेगा। अविपाक आस्य वैरस्य, अविपाक और आस्य वैरस्य, ये मुख में रस में बदलाव इस प्रकार का आना। हानिश्च बलवर्णियों हो, और बलावर वर्ण इनकी हानि। शील वैकृतम अल्पंच ज्वर लक्षण अग्रजम, और अल्प शील वैकृत कि उसमें परिवर्तन इस प्रकार का आ जाना शील में, ये ज्वर का आगे होने वाले ज्वर का लक्षण इस प्रकार का है। अब ये पूर्व रूप की बात कहते हैं माधव निदान में, मधुकोश टीका में इसके बारे में काफी बहस की गई है कि सामान्य पूर्व रूप, विशिष्ट पूर्व रूप इस प्रकार से उसमें बताए गए हैं। और स्थावन संशयन क्रुद्ध भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते, इस प्रकार की बहस वहां पे है। तो स्थान संशय ये जो अवस्था है उस अवस्था में, यानी कि संचयन प्रकोपंच प्रसरम स्थान संशयम, स्थान संशयम वैसे चतुर्थ अवस्था है दोष। तो स्थान संशयिनः क्रुद्धाः दोषाः यत् लक्षणं कुर्वते, स्थान संशय करने वाले दोष जिस प्रकार का लक्षण निर्माण करते हैं उसको पूर्व रूप इस प्रकार का कहते हैं। तो भावी व्याधि प्रबोधकम, आगे होने वाले व्याधि को ज्ञात कर देने वाले इस प्रकार के जो लक्षण करते हैं। तो इसमें केवल एक सामयिक फर्क है कि शुरू में पूर्व रूप होते हैं, उसमें एक अजीब वाक्य आया है, यद्यपि पूर्व रूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति तदैव व्यक्तता यातम रूपमित्यभिधीयते। इस सूत्र के पहला जो टीका में वाक्य है, यद्यपि पूर्व रूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति, कि पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति होती है और फिर रूप उत्पन्न होते हैं जो रोग का लक्षण है। तो पूर्व रूपावस्था और रोगावस्था, इसमें इतना ही फर्क है कि पूर्व रूपावस्था दोषों से निर्माण होती है और रूपावस्था जो है वो रोग के जरिए निर्माण होती है। और इसीलिए दोषाधिकार और वैद्याधिकार ये दो अलग अलग इस प्रकार से हो जाते हैं। वास्तव में दोषों का वैषम्य ही रोग है, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो आयुर्वेद थोड़ा सीधा साधा आसान होना चाहिए था कि केवल दोषों को देखो, कौन सा प्रकार है, कौन से गुण है, कौन सा स्थान है, और फिर दोषों की ही चिकित्सा करते रहो। इतने सारे व्याधि बताने की आवश्यकता क्या है? अगर दोषों का परिणत रूप ही व्याधि है, विशिष्ट रूप, विशिष्ट अवस्था ही व्याधि है,
तो इतने सारे रोगों को समझ लेने की कोशिश क्यों करनी है? ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो इसका तात्पर्य अर्थ ये है कि दोषाधिकार और अवैधाधिकार अलग-अलग होते हैं। संचयन प्रकोपंच प्रसरम स्थान संशयम, यहाँ तक दोषाधिकार है। जो भी क्रियाएं चल रही है वो दोष के जरिए चल रही है। उसके बाद व्याधि जन्म होता है। यन्मते व्याधि जन्म संप्राप्ति तन्मते तद्विता विदासार्थम। रोगोत्पादक है तन्मते रोगोत्पादक है तो निदानम इति अलम। इतना ही लक्षण संप्राप्ति का ठीक है। लेकिन यन्मते दोषेति कर्तव्यता रूपा संप्राप्ति रिष्यते तन्मते तद्विदासार्थम। स्थिति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम इति स्थिति कर्तव्यता का इति पदम तत्र निर्दिष्ट। तो एक मत प्रचलन में ऐसा था कि केवल व्याधि का जन्म होना यही संप्राप्ति है और कुछ नहीं होता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, चरक सूत्रस्थान 19वां अध्याय केवल संख्या संप्राप्ति लोगों की बताई है। अष्टौजराः पंचपांडुरगाः पंचकासाः वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो केवल संख्या संप्राप्ति बताने के लिए एक अध्याय पूरा लिखा गया है। तो ऐसा क्यों, इतना संख्या संप्राप्ति को महत्व क्यों है? ये मेरे मन में सवाल खड़ा उड़ा। और फिर कोल्हटकर से भी बात हुई, मैंने भी सोच लिया। तो रोग निर्माण होना ये विशिष्ट है, विशेष है। जब तक दोषाधिकार चल रहा है तब तक हम दोषों को काबू में रख सकेंगे, दोषों का निष्कासन करेंगे, पंचकर्म करेंगे, शमन करेंगे। आगे की नौबत नहीं आएगी, रोग के बारे में सोचने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आज जब निदान किया जाता है, या पुराने जमाने में भी अद्यते निदानं करिष्यामि इस प्रकार के जो कहा जाता था, तो रोग कौन सा है? ये दोषों की अवस्था को पार कर, स्थान संशय की अवस्था पार कर अब ये रोग की अवस्था में चला गया है, रोग बन गया है इस प्रकार से। और यहाँ न्याय वैशेषिक का जो असत्कार्यवाद या आरंभवाद है, ये प्रमुख है कि कार्य कारण से भिन्न होता है। अब केवल दोष की संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए या दोष को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करने से कोई मतलब नहीं है। हमें निश्चित रूप से रोग की ही चिकित्सा करनी है। नहीं तो विसर्प जैसे रोग में जिसमें पित्त का प्राधान्य इस प्रकार का है और पित्त की परम औषध घृत है, तो ठीक है, पित्त से निर्माण हुआ है तो घृत देना है इस प्रकार से। लेकिन आदावेव विसर्पेषु हितम रूक्षण लग्न रूक्षणम, और केवल रूक्षण कहते नहीं है, स्नेहनम न तु, बाद में स्नेहन नहीं करना है, ये भी कैटेगोरिकली बताते हैं। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ दोषाधिकार समाप्त हो गया है, रोगाधिकार शुरू हो गया है, वो अन्य है, भिन्न है, कारण से भिन्न है, बिल्कुल सत्कार्यवाद से विपरीत इस प्रकार का आरंभवाद है। वैसे देखा जाए तो सत्कार्यवाद आयुर्वेद का मूल है। क्योंकि दोषी सैव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतराणि प्राप्य विकारान् कुरुते बहु तस्माद् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च बुद्ध्वा हेतु विशेषांश कुर्यात् शीघ्रं कुर्यात् उपक्रमम्। सैव कुपितो दोषा है सत्कार्यवाद है। विभिन्न जगह समुत्थान विशेषता कारणों के जरिए विभिन्न जगह पे जाकर विविध प्रकार के विकारों को निर्माण करता है, रोगों को निर्माण करता है। लेकिन तस्माद विकार प्रकृति ही आगे जो बताते हैं, विकारों की प्रकृति क्या है, विकार का नेचर क्या है। अधिष्ठानांतराणि च, अधिष्ठान कौन से है, दृष्टवा हेतु विशेषांश शीघ्रं कुर्यात् उपक्रमम्। और हेतु विशेष क्या है ये देखकर तात्काल उपचार इस प्रकार से करने में। तो यहाँ आरंभवाद है। अब ये दो परस्पर विभिन्न इस प्रकार के वाद आयुर्वेद में दोष सिद्धांत के लिए इकट्ठा किए गए। ये थोड़ा अजीब है। वास्तविक सांख्य दर्शन और न्याय वैशेषिक दर्शन, इनमें झगड़ा होता रहता था।
ये कहते थे अगर मिट्टी में घट है, तो आप मिट्टी का ही प्रयोग करो ना, घट क्यों निर्माण करते हो? कार्यकारणयोः अभेदः, कार्य और कारण इसमें भेद नहीं है, एक ही है, तो मिट्टी से ही काम चलाओ। तंतु में पट है, तो तंतु से ही काम चलाओ, पट करने की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्य कारण से भिन्न इस प्रकार का होता है। सांख्य कहते थे अगर तंतु में पट नहीं होता तो तुम पट बुनने के लिए तंतु क्यों तंतु ही क्यों लेते थे? पानी ले लेते, उससे पट बताते बताते बनाते थे। असत्कारणात् वगैरह वगैरह जो कारणभावाच सत्कार्यम उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात वगैरह वगैरह, ये जो सांख्य कार्य का है। तो विशिष्ट कार्य के लिए आप विशिष्ट कारणों का चयन करते हैं, तो वो किस आधार पे करते हैं? अगर कार्य कारण में अभेद है, तो फिर आप उसी से काम चलाओ। अगर कार्य कारण में भेद है, तो आप कोई भी कारण लेके उससे कुछ भी कार्य बनाओ इस प्रकार से। तो ये जो बहस है सांख्य और न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक में, वो वैसे भी चलती आ रही है। लेकिन हमारे हिसाब में क्या है? हमारे हिसाब में ये स्पष्ट है कि हमें दोनों चाहिए। आयुर्वेद केवल दोषों को देखकर चिकित्सा कर लेता, तो आयुर्वेद आसान हो जाता। बाकी कुछ कहना ही है नहीं, दोषों के कार्य क्या है, स्थान क्या है, गुण क्या है देखना। और उसके मुताबिक उसके विपरीत चिकित्सा करना, बस। रोग कौन सा भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। रोग ये अलग एंटिटी बन जाती है, जिसको निदान, पूर्व रूप, रूप उपशय, इन सभी बातों से जाना जाता। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अद्यति निदानं करिष्यामि, इसका काफी महत्व है। और इसीलिए हर रोग के कितने भेद है, अगर हमारा निदान पक्का है कि ये ज्वर ही है, तो 8 ज्वरों में से ही एक ज्वर होगा, 9वां नहीं होगा, इस प्रकार। उसी प्रकार से अगर हमारा निदान कैंसर है, अगर हमारा निदान बिनाइन ट्यूमर है, अगर हमारा निदान कुछ और है, इस प्रकार से तो उसके मुताबिक सभी सोच बदल जाती है। सस्पिशियस है तो क्या करना है, अगर कंफर्म डायग्नोसिस है कैंसर का इस प्रकार का, तो क्या करना है, बिनाइन है तो क्या करना है, इसके बारे में जैसे बहस की जाती है। तो रोग क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और पूरा प्रयास जो एलोपैथी में भी है, आयुर्वेद में भी है, वो रोग को जानने का प्रयास है। लेकिन उसके पूर्व की ये दोषों की जो अवस्था है, उसको एलोपैथी में कुछ पता नहीं है उसके बारे में। वो सीधा जब रोग इस प्रकार का हो जाता है, तब उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है वगैरह देखते हैं। हमारे हिसाब में संचयन प्रकोपंच प्रसरण स्थान संशयन, इन सभी का काफी अलग महत्व है। और फिर ये दोष व्यापार को हम भली भांति समझ पाएंगे, कौन सा रोग निर्माण होने वाला है इसके बारे में हम सोच पाएंगे, हमें पता चल जाएगा इस प्रकार से। और फिर उसके मुताबिक पूर्व रूप अवस्था में या उसके भी पहले अवस्था में, दोषों की अवस्था में ही हम उसको जीत लेंगे। इसलिए पूर्व रूप और रूप इसमें अंतर है। पूर्व रूप दोष जनित है और रूप जो है वो व्याधि जनित, रोग जनित इस प्रकार के है। और इनको भली भांति समझ पाना कि ये पूर्व रूप है, इसी अवस्था में रोग को जीत सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि वो विशिष्ट पूर्व रूप है, ये विशिष्ट रोग निर्माण होने वाला है, ये हमें पता है। स्थान संशय से शुरू होते पूर्व रूप दिखते हैं और संप्राप्ति के पूर्ण होते रूप दिखता है, ऐसा है क्या? ऐसा ही है। इसमें काल दृष्टिया जो फर्क है वो बिल्कुल कम है। हमें पता नहीं चलेगा कि पूर्व रूप कब खत्म हो गया और रूप कब निर्माण हो गया, इस प्रकार का। इतना ये कालावधि कम है। फिर भी
प्राग्रूपेषु ज्वरादो वा बलं यत्नेन पालयेत्, ये जो आमाशयस्तु हत्वाग्निं सामो मार्गान् पिधायेत् विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मात् कुर्वीत लङ्घनम्। कब करना है? प्राग्रूपेषु ज्वरादो वा, पूर्व रूपावस्था में भी करना है या ज्वर के शुरू की अवस्था में भी करना है, लंघन करना है इस प्रकार से। तो इसका अगर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस प्रकार का दोष संचय हो रहा है, ये स्थान संशय हो रहे हैं, ये आनुवंशिकता इस प्रकार की है, ये इस प्रकार के व्यसन है, तो प्रायः ये होने की संभावना है, ये रोग होने की संभावना है। तंबाकू को चूस रहा है तो ओरल कैंसर होने की संभावना है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो शायद लंग कैंसर होने की संभावना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कारणों के आधार पर इस प्रकार से हम काफी अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं क्या आगे होने वाला है। तो स्थान संशय तक का जो व्यापार है, दोषों का व्यापार है, आयुर्वेद की खासियत है। अब एलोपैथी में भी ये होने की संभावना है, इस प्रकार से बातें हो सकती है। वो ज्यादातर इन्वेस्टिगेशंस के जरिए की जाती है इस प्रकार से। यूरिन में एल्ब्यूमिन 1+2+ आ रहा है तो ये आगे किडनी फेलियर में जाने वाला है, इस प्रकार से सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी वहां पे उसको क्या करना है ये नहीं मालूम। उसमें कारणों को देखना है, लाइफस्टाइल को देखना है, उसमें सुधार लाना है, ये कुछ नहीं है। धीरे धीरे बढ़ता रहता है, सूजन आने लगते हैं, क्रिएटिनिन यूरिन बढ़ता रहता है, तो कहते हैं हाँ आप किडनी फेलियर हो गया, आपको पानी रिस्ट्रिक्ट करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो वास्तव में आयुर्वेद में दोष का जो स्थान है ये अहम इस प्रकार का है और ये हमारी खासियत है। तो उसके आधार पर हम निश्चित रूप से दोषों की चिकित्सा कर सकते हैं। मधुकोश टीका में काफी उदाहरण सामान्य पूर्व रूप, विशिष्ट पूर्व रूप इस प्रकार से भी दिए हैं, उसमें भी अंतर कम है। और फिर एक बात ऐसी होती है कि कौन सा रोग निर्माण होने वाला है ये पहले डिसाइड होता है। और फिर उसका प्रकार कौन सा निर्माण होने वाला है ये बात बाद में इस प्रकार के आती है। जैसे कि चिंता, अति चिंता ये हेतु है, तो अति चिंता से हृदरोग भी हो सकता है, अति चिंता से कैंसर भी हो सकता है, अति चिंता से डायबिटीज भी हो सकता है। तो कौन सा रोग होगा, ये आनुवंशिकता किस प्रकार की है। डायबिटीज की आनुवंशिकता है तो डायबिटीज होने की संभावना सबसे ज्यादा इस प्रकार की रहेगी। फिर एक बार डायबिटीज होने वाला है, ये समझ में आ गया, तो फिर उसका कौन सा प्रकार है, चिंता है तो वातज प्रमेय होने की आशंका ज्यादा इस प्रकार की रहेगी। तो उसमें दोषों का अनुबंध किस प्रकार का रहेगा, जो विकार निर्माण होगा उसमें दोषों का अनुबंध किस प्रकार का होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। वैसे क्रोध से कुछ भी हो सकता है, मार्गी प्रजापति से। तो म्हणून वाग्भटात सर्वरोग निदान एक अध्याय, दोष कारण सांगितले आणि व्याधी कारण त्या अध्यायात सांगितले। सभी जगह ऐसा ही है। नाना रूपैरसंख्यैर् विकारैः कुपितामलाः तापयन्ति तनुं तस्मात्तथेत्पाकृति साधनं शक्यं नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम् एककारणम्। यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यः छायामत्येति नात्मीयां यथा वा कृतमपदः विकारजातं विविधं त्रीन् गुणान् नापि वर्तते तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा। एक फोन गया, मी पुन्हा फोन केला। मैक्सिमम, हाँ ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोष ही रोगों का मूल कारण इस प्रकार का है और उसको भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ
राजेंद्र देशपांडे ने क्वेरी भेजी। उनका पीएचडी का विषय जो था वो कफदोष और उससे उत्पन्न होने वाले रोग और उसका कफ के गुणों से संबंध है, इस प्रकार का पीएचडी का विषय था। तो हम सर्विस प्रोवाइड करते थे इस प्रकार के लिए। तो हमने पहला फिल्टर लगाया कि कफ ये कारण है और कोई भी रोग ये कार्य है। तो 1450 रिकॉर्ड्स निकल आए। फिर इसमें कफ के गुणों पर एक लगाया, स्निग्ध, शीत, गुरु वगैरह फिल्टर लगाया। तो 450 रिकॉर्ड ऐसे निकल आए जिसमें कफ गुरु गुण से ये करता है, इस रोग को निर्माण करता है, स्निग्ध गुण से करता है, शीत गुण से करता है, वगैरह वगैरह। दोष सिद्धांत हमारा अहम सिद्धांत इस प्रकार का है। हमें भी पता नहीं था कि इस प्रकार की जानकारी हमें ग्रंथ से प्राप्त होगी। 450 रिकॉर्ड्स कि कफ गुरु गुण से ये करता है, स्निग्ध गुण से ये करता है, वगैरह वगैरह करता है। तो ये सभी बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार के। संप्राप्ति में जो गुण का हिस्सा ले रहा है उसके मुताबिक कार्य अलग हो गए, लक्षण अलग हो गए। इसका यशस्वी जोशी ने मेरे ही अंडर पीएचडी की है। उसमें हम संप्राप्ति लक्षण संबंध, ये के सदाशिव शर्मा की थीसिस रही जामनगर में। संस्कृत में है लेकिन अच्छी किताब है। मुझे एक बार मौका मिला था, वो फणसलकर जी के यहाँ आए थे तो हम वहां पे मिल लिए, लेकिन मैं उस समय में थर्ड ईयर में था। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि संप्राप्ति में जो घटनाएं होती है उसका लक्षण से किस प्रकार का ताल्लुक होता है ये सिद्ध करने की कोशिश की। मैंने उसके पूर्व जाकर हेतु और संप्राप्ति और लक्षण ये श्रृंखला बनाने की कोशिश की। हमने अम्ल पित्त और श्वास, तमक श्वास, ये दो विकार लिए थे। और किस प्रकार का हेतु सेवन है उसके आधार पर किस प्रकार के लक्षण होंगे। कटुरसात्मक ज्यादा सेवन है तो दिखेगा अम्ल पित्त जैसा, लेकिन उसमें उरोदाह ये लक्षण प्रधान होता है। अम्ल रस का अति सेवन है तो अम्ल विदाह ये लक्षण ज्यादा होता है, या अम्लिका वगैरह जो लक्षण है वो ज्यादा होते। तो कारणों से शुरुआत करके संप्राप्ति को लेके फिर आगे लक्षण किस प्रकार के होंगे इसके बारे में हम बहस कर सकते हैं। मैंने एक सुझाव दिया था बीच में डायबिटीज मरीजों के लिए कि किन डायबिटीज मरीजों में रेटिनोपैथी होगी, किन डायबिटीज मरीजों में नेप्रोपैथी होगी, न्यूरोपैथी होगी, इसके बारे में पूर्वानुमान लगाए। हिस्ट्री ले ले। आहार विहार वगैरह जो है वो सभी समझ में ले ले। पानी ज्यादा पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं तो संभवतः नेप्रोपैथी होगी, खास करके पानी ज्यादा पी रहे हैं तो। अगर ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का सेवन चल रहा है, क्रोध है, तो रेटिनोपैथी होने की संभावना सबसे ज्यादा इस प्रकार की है। और अपतर्पण कर रहे हैं कि शुगर कम करना है इसलिए ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं एलोपैथी की, तो न्यूरोपैथी की संभावना ज्यादा इस प्रकार की है। इस प्रकार के रिसर्चेस होने चाहिए वास्तव में। कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज करके एक श्रृंखला है और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए गवर्नमेंट अनुदान देती है यूजीसी द्वारा। तो मैंने सोचा था कि पीएचडी के बाद कहीं विदेश में जाकर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करेंगे।
वो हो नहीं पाया क्योंकि आप फैकल्टी मेंबर होना चाहिए, मैं तो कोष में था, तो कोई संभावना नहीं थी। लेकिन उसके ज़रिए मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से खत लिखा था और साउथ अफ्रीका में किसी एक यूनिवर्सिटी ने मुझे बताया कि आप कर सकते हैं यहाँ आकर रिसर्च करके। 3 महीने का प्रोजेक्ट होता था। और मैंने सुझाव दिया था कि वहाँ का रहन-सहन, वहाँ का खान-पान और वहाँ की डिसीज़ की पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनका एक-दूसरे से कुछ संबंध है क्या? इस प्रकार का मैंने सुझाव दिया था, वो मान्य हो गया था। लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं, ये बात अलग इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जिस इलाके में, जिस देश में, जिन रोगों का प्रादुर्भाव सबसे ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है, जैसे भारत देश डायबिटीज़ का हब है अभी, जिस प्रकार के बताते हैं। तो इसके ऊपर संशोधन होना चाहिए, क्यों है? अभी लोग बता रहे हैं कि लाइफ़स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। खाने-पीने का ठिकाना नहीं है, ये लाइफ़स्टाइल का आनुवंशिकता, ये सबसे बड़ा मुद्दा इसके बारे में है। लेकिन जितने भी मुद्दे हो, हमारे सामने अगर आ पाएँगे तो उन्हें टालने के लिए हम अच्छा प्रयास कर पाएँगे। लेकिन रोगों की रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं है। कैंसर के बारे में जो बताते हैं अर्ली डिटेक्शन एलोपैथी कहती रहती है, अर्ली डिटेक्शन ये प्रिवेंशन कैसा है? प्रिवेंशन है ही नहीं वो। रोग उत्पन्न होने के बाद ही डिटेक्ट करना और फिर उसके लिए कीमोथेरेपी वगैरह जितनी जल्दी हो सके तो उतने हो करना, तो फिर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार की सोच है। मूलतः निर्माण ही न हो, इसके लिए कोई सोच ही नहीं है एलोपैथी में इस प्रकार से। क्योंकि वो कारणों को देख ही नहीं रहे हैं इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में हमारे यहाँ दोष के आधार पर जो भी कारण इस प्रकार से बन रहे हैं और दोषों के कारण जो भी व्यायामात, अपतर्पणात्, प्रपतनात्, भंगात्, क्षयात्, जागरात् वगैरह-वगैरह इस प्रकार से बताए गए हैं, उन सभी को हम अच्छी तरीके से सोचेंगे और कौन से गुण दोषों के संबंध में है, किन गुणों से संप्राप्ति हो रही है, उसके आधार पर चिकित्सा किन गुणों से करनी है, इसके बारे में सोचेंगे, तो ये केवल संप्राप्ति लक्षण का संबंध नहीं है, हेतु दोष प्रकोप का हेतु, दोष प्रकोप विशिष्ट गुणों से संप्राप्ति विशिष्ट रोग की और विशिष्ट प्रकार रोग का और फिर विशिष्ट लक्षण, ये एक अनुबंध है, श्रृंखला है पूरी। उसको भली-भांति हम समझ पाएँगे, तो रिवर्ट कैसे करना है ये समझ पाएँगे। इसीलिए कोलटकर सर कहा करते हैं कि हर लक्षण की संप्राप्ति होती है, अलग होती है। ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि बाह्यलिंगानि संग्रहे व्याधयस्ते। ज्ञान के लिए जो लक्षण बताए गए हैं रोगों के, वो खुद व्याधि है। तदात्वे तो लिंगानि इष्टानि नामयाः। वो अगर किसी रोग का बोध कर देते हैं, तो वो लिंग है, नामय है। लेकिन नहीं तो वो रोग ही है। अब हर लक्षण की संप्राप्ति किस तरीके से निर्माण होती है, ये अगर हम समझ पाएँगे, तो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे पाएँगे, कि इस प्रकार से लक्षण निर्माण होता है। कैंसर में शूल प्रधान लक्षण है, वायोर धातु क्षयात् कोपो मार्गस्य आवरणेन वा शूलं नरते नीलात्, तो वायु ही कारण है। धातुज क्षयजन्य प्रकोप है, मार्गावरोधजन्य है, दोनों से है वगैरह-वगैरह। ये सब सोचकर इस शूल को कम कैसे करना है, ये अगर हम सोचेंगे, तो राहत मिलेगी। 1 मिनट।
कैंसर ठीक होगा या नहीं होगा एक अलग बात है। मेरे पास एक मरीज आई थी, 55-60 बरस की थी। प्राइमरी एसोफेगस और स्टमक के बीच में था, और मेटास्टेसिस बड़ा अजीब था, लेफ्ट ह्यूमरस और राइट फीमर इस प्रकार से। बिल्कुल खाना नहीं जा रहा था और रो रही थी, जोर जोर से आक्रोश कर रही थी। तो उसका एडमिट किया, पर एब्डोमेन एग्जामिन करने पे के बाद पता चला कि एब्डोमेन इज फुल्ली लोडेड। पकवाशय जो है वो फुल्ली लोडेड है, मल संचय है बहुत सारा। और जैसे बस्ती से मल संचय निकलने लगा, वेदना कम होती गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि धातु मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है, ये हमारा एक बार निश्चित हो गया। तो मार्गावरोध को दूर करने के लिए क्या करना है, ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये अगर कारणों से लेकर सैव कुपितोदशा समुत्थान विशेषता, इसीलिए मैं जिक्र करता हूं कि सभी मरीजों में अभी अनैसर्गिक खाना ये अहम कारण है। तो संक्षेपत क्रिया व निदान परिवर्जन के लिए हमें अनैसर्गिक खाना छोड़ देना चाहिए। बाजार में जो आमतौर पर मिल रहा है वो खाना किसी को भी हमें नहीं खाना है। कम से कम ऑर्गेनिक या बेहतर ऑप्शन नैसर्गिक, जिसमें देसी बीज का प्रयोग हो, वही खाना हमें खाना है सभी वैद्यों के घर में। तो फिर हम बचे रहेंगे कैंसर जैसे बीमारियों से। तो ये मूल कारणों से शुरू कर सभी के बारे में गहराई में जाकर सोचना है, और फिर कारण विशेष से रूप विशेष तक, लक्षण विशेष तक सभी बातों को ध्यान में लेना है। जो श्रृंखला है वो अच्छी तरीके से समझनी है, और फिर उसके मुताबिक चिकित्सा कैसे करनी है ये हम समझ पाएंगे। तो वडसरकर कहा करते थे कि क्या हुआ है और क्या करना चाहिए, ये जिसको समझता है वो अच्छा वैद्य। ये क्या में बहुत सारा अर्थ समाविष्ट है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और अगर दुरुस्त करना है तो कैसे कैसे करना है, क्या करना है हमें इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो पता चलेगा कि आयुर्वेद इतना कठिन क्यों है। केवल दोष सिद्धांत सत्कार्यवाद के ऊपर आयुर्वेद होता तो आसान होता, लेकिन ये बात नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद काफी कठिन है। रोग निदान कर पाना, निदान चिकित्सा कर पाना इस प्रकार से। लेकिन फिर भी वही अगर रास्ता है तो उसी रास्ते पर अच्छे तरीके से चलेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ जहां जहां द्विवचन आता है, अविपाकास्य वैरस्य हानिश्च बलवर्णयो हो, तो ये द्विवचन है अविपाकास्य वैरस्य। तो इतरेतर द्वंद्व के समास के जरिए ये दोनों साथ में होते हैं। अब इस प्रकार से एक ढूंढना आवश्यक होगा कि कहाँ कहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया और उसकी क्या खासियत है। कि कौन से इस प्रकार के दो शब्द जोड़े जाते हैं, तो कहाँ पे किस संप्राप्ति में जोड़े जाते हैं, संस्कृत के आधार पर अगर इसके बारे में कुछ करना है। बल और वर्ण ये दोनों साथ में है। तो दोनों को साथ में क्यों लिया गया है? लक्षण कोश को बनाते समय हमने अभिपाक आस्य वेर से दोनों अलग अलग लिख लिए इस प्रकार से। अब प्रातिपदिक कोश के बारे में करते हुए हम मूल रेफरेंस भी दे रहे हैं, ये एक अहम मुद्दा है इस प्रकार से। और जहां दोनों साथ में ही होने चाहिए वहां शायद हम उसके लिए अलग तरीके से काम करेंगे। चौच से त्रिस्कंद कोश में भी किया था इस प्रकार से। तो इनके बारे में इतर इतर द्वंद्व के बारे में सोचना है।
केवलम समनस्कंच ज्वराधिष्ठानम उच्यते शरीरम बलकालस्तु निदाने संप्रदर्शिता। केवल शरीर और समनस्क शरीर, ये ज्वर का अधिष्ठान बताया जाता है। केवलम शरीरम समनस्कंच शरीरम ज्वराधिष्ठानम उच्यते। अधिष्ठान क्या है? तो मन और शरीर, ये दो ज्वर के अधिष्ठान इस प्रकार के हैं। तो मानस ज्वर वगैरह इस प्रकार के आगे विधि संप्राप्ति के भेद के अनुसार बताया जाएगा। तो उसके आधार पर एक अलग निदान शुरू होता है, उसके आधार पर एक अलग चिकित्सा करनी पड़ती है। ये जो ऋषिकेश मित्र का कहना है कि मानस ये आयुर्वेद का विषय है ही नहीं इस प्रकार से, और उसके एक फॉलोअर्स काफी है, उनको ये सभी सूत्र देखने चाहिए। मूल ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उससे बच के रहना चाहिए कि ये जो कह रहा है वही नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद काफी उससे अलग भी है, काफी अलग रेफरेंसेस उसके बारे में है। तो हमें मूल ग्रंथों के अनुसार चलना चाहिए। तो इसकी बहस में नहीं आना चाहिए। तो मानस इस प्रकार का भी अधिष्ठान है ज्वर का, और शरीर भी अधिष्ठान है। शरीर और मन ये दोनों अधिष्ठान है। बल कालस्तु निदान संप्रकाशित संप्रदर्शित, और बल और काल जो है वो निदान में हमने बता दिया इस प्रकार का। स्वे काले ये अपने अपने बलवान इस प्रकार के होते हैं। या ऋतु के अनुसार कौन सा ज्वर बलवान होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से बारे में बताया गया है। तो काल और बल के बारे में निदान में प्रकाशित किया। यहाँ बल कालस्तु एक वचन किया है, ये भी अजीब अलग अलग बात है। बल कालव ऐसा नहीं किया, बल कालस्तु इस प्रकार के बता दिया। तो बल और काल अलग अलग तरीके से सोचने हैं, इस प्रकार से उसमें रहेगा। ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानस ज्वरेणाविशता भूतम नहीं किंचिन्न तप्य। तो ज्वर का प्रत्यात्मक लिंग क्या है? तो जो केवल ज्वर से ही जुड़ा इस प्रकार का है। तो संतापो देह मानस, शरीर और मन का संताप, ये ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। ये प्रत्यात्म लक्षण एक अहम चीज है। जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में चले जाते हैं, निदान क्या है, एग्जैक्टली निदान क्या है? तो प्रत्यात्म लक्षण का वहां अहम रोल इस प्रकार का रहेगा। मदात्य निदान करना है तो मद होना जरूरी है। ज्वर का निदान करना है तो ज्वर ये लक्षण में होना, संताप ये लक्षण में होना, ये जरूरी इस प्रकार की है। अतिसार को कहना है तो उदयन बहुद्रव सवर्णम अतिसार दर्व श्रवणम अतिसारहा, ये अहम लक्षण इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि कुछ रोगों में इस प्रकार से प्रत्यात्म लक्षण बताए हैं। हमने जब ये डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनाया तो मेरे सामने केवल माधव निदान मधु का जो सॉफ्टवेयर विलास नंदन सर ने बनाया था वही था, दूसरा कोई सामने नहीं था, उदाहरण नहीं था। उसको देखने के बाद पता चला, मैंने सिडैक में जाकर विलास नंदन सर जब थे उसी समय में ये देखने की कोशिश की थी, सॉफ्टवेयर जो है वो उनका माधव पैकेज। तो उसमें ऐसा था कि अंशुमता सह वेदना विवर्तते, ये पहला लक्षण था। अब ये सूर्यावर्त का लक्षण है। अगर आपको स्टैंजा कंठस्थ है तो आपको यह याद में आएगा। वास्तव में इसमें लक्षण केवल वेदना है, या वेदना वृद्धि है इस प्रकार से। और अंशुमता सह या अंशुमान यानी कि सूर्य, ये तो मालूम होना चाहिए। और जैसे सूरज ऊपर ऊपर चढ़ता है वैसे वेदना बढ़ती जाती है, इस प्रकार का ये लक्षण है इस प्रकार। तो 4000 लक्षणों के आधार पर माधव निदान के ये सॉफ्टवेयर बना था। जिसको माधव निदान कंठस्थ है वही उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और ये सिर्फ लक्षणों पर था। पूर्व रूप, हेतु, संप्राप्ति वगैरह के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं थी।
वास्तविक हमारा निदान निदान पंचक से होता है, तो ये काफी अधूरा है इस प्रकार से। तो मैंने सोच लिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसके आधार पर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हेतु कोश और लक्षण कोश से हमें कारण, पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति, ये सभी घटक प्राप्त हुए इन दोनों कोशों से। तो हेतु कोश के 85,000 रिकॉर्ड्स, लक्षण कोश के 85,000 रिकॉर्ड्स इनको लेकर कारण क्या है, पूर्व रूप क्या है, रूप क्या है, संप्राप्ति में कौन से घटक है, उपशय अनुपशय किस प्रकार के हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना। तो उसमें ऐसा था कि हम लक्षणों से शुरुआत करते थे, क्योंकि आमतौर पर हम लक्षणों पर ही निदान करना आरंभ कर देते हैं। एक लक्षण ले लिया, वो किन किन रोगों में है इसका एक टेम्पररी डाटाबेस बनाया। फिर दूसरा लक्षण ले लिया, उससे भी संबंध कौन से रोग है इसका डाटाबेस बनेगा। ये दो डाटाबेस कंपेयर करके जो कॉमन रोग होंगे उनके मार्क बढ़ाएंगे, जो अनकॉमन है उनको बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार से आप कितने भी लक्षण ले सकते हैं, 10, 12, 15, 20 जितना चाहते हैं ले सकते हैं। तो जो कॉमन लक्षण होंगे विभिन्न व्याधियों में, वो निदान होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ऐसे पहले 5 रोग ऊपर लेके आते थे और फिर उनके बारे में पूर्व रूप, पूर्व रूप, संप्राप्ति के लक्षण, हेतु, उपशय अनुपशय, ये सब जोड़ देते थे। और फिर वही सिलसिला चलता था कि रुग्णों में से ये लेते थे, कारण ढूंढते थे, और ये रोग सामने आता है तो उनको मार्क बढ़ाते थे, दूसरा रोग होता है तो उसको जोड़ देते थे, इस प्रकार से। तो ये लॉजिक मैंने ही डेवलप किया कि हमें किस तरीके से एक्यूरेट डायग्नोसिस की तरफ पहुंचना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कैसे पहुंचना है। अब तो हम अलग कर रहे हैं, प्रातिपदिक कोश में भी डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनेगा। ये केवल त्रिस्कंद कोश, अक्षरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय पर बना था। अब तो हमने निघंटु को ले लिया है, भैषज रत्नावली को ले लिया है इसके साथ में, और बाकी भी ग्रंथ आते रहेंगे। माधव निदान का भी कर लिया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, जितने भी समुच्चय रेफरेंसेस है वो सभी हमारे सामने आएंगे, और उसके आधार पर डाटाबेस व्यापक बनता जाएगा। उसमें से कॉमन जो रोग है वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उसके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, वो प्रोबेबल डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे, इस प्रकार। तो इसमें प्रत्यात्म लक्षण का एक अहम रोल है। तो हमने क्या किया था कि अगर ये हेतु पाया गया, उसको 1 मार्क दे दिया, लेकिन मदात्य डिसीज है और मद्यपान का हिस्ट्री है, तो 5 गुण देते थे, उसको बढ़ा देते थे। ज्वर लक्षण है तो ज्वर को 5 गुण बढ़ा देते थे, इस प्रकार से। नहीं तो 1-1 गुण को बढ़ाते थे, इस प्रकार से। तो विशिष्ट कारण अगर है, इसमें दूसरा भी बात थी कि बहुत सारे रोगों में ये मदात्य निदान आता रहता है और मद्य का कोई इतिहास नहीं रहता, तो उनको एक्सक्लूड कर देना। शुरू में ही फिल्टर लगाना, आप मद्यपान करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो मदात्य को निकाल दे, करते हैं तो पॉसिबिलिटी है मदात्य हो सकता है, इस प्रकार से। आपने पहले पंचकर्म किया है तो शायद बात बनती है पंचकर्म का व्यापक हो सकता है। पंचकर्म किया ही नहीं है तो पंचकर्म व्यापक सभी को हटा देंगे डाटाबेस से। तो निगेटिव फिल्टर इस प्रकार से कि ये होने की संभावना है। मृत भक्षण नहीं है तो मृत भक्षण निर्णय पांडु का कोई संबंध नहीं है, निकाल दे इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुरू में ही अगर हम फिल्टर लगाते हैं, कौन से रोग होने की संभावना है, कौन से नहीं है, इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर डाटाबेस का साइज कम कर लेते हैं और प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं कि ये प्रोबेबल डिसीज है। तो हम इस प्रकार से डायग्नोस्टिक
एक्यूरेट डायग्नोस्टिक तक पहुंच जाते। वैभव में तो हमारे यहाँ काम कर रहा था, उसके यहाँ एक पैरालिसिस की केस थी। तो पैरालिसिस में तो क्या पक्षवादी निदान निकलने वाला है और कुछ निकलने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे ही हमने आयत निदान में डाल दिया डायग्नोसिस के लिए। आश्चर्य से पहला निदान उभर आया या कृमि रोग उभर आया। उसमें रुल्लास, छर्दी और मूर्छा ये लक्षण थे इसके साथ में, पैरालिसिस के साथ में पक्षवात तो था। तो फिर उसने सोच लिया कि कृमि को देखकर करेंगे, वो वैसे भी बस्ती देने वाला था, तो उसमें बस्ती में कृमिग्न द्रव्यम का आयोजन किया और पहले ही बस्ती में बहुत सारे कृमि निकल आया, डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। अब उसका कहना था कि मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार भी वर्म इन्फेस्टेशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ पैरालिसिस। अब मेरा तो कुछ अध्ययन नहीं है, इस प्रकार का अभ्यास नहीं है, लेकिन उसको तो मालूम है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि काफी अलग रिजल्ट्स डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में हमें दिखाई। मेरे पास एक इस प्रकार का मरीज था, पिंडिकोद्वेष्टन प्रधान लक्षण था, सीकेडी की केस थी। और उसमें जो निदान उभर आया पिंडिकोद्वेष्टन नानात्वज वाता विकार इस प्रकार से। तो फिर मैंने बस्ती की योजना की मुस्तादियापन दिया। मांस शुक्ल बल प्रदाह इस प्रकार की उसकी फलश्रुति है। तो मांस दूषों को ध्यान में रखते हुए मैंने उसका प्रयोग किया और फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ भी हो गया और क्रिएटिनिन या यूरिया भी कम हो गए। तो काफी अलग तरीके से ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। समूचे रेफरेंसेस को इकट्ठा करके काम कर रहा है। हम तेजी से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। एमडीएसएस इसका नाम रखा है, मदर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस प्रकार से। और जल्द से जल्द ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर लाने की कोशिश करेंगे। वैसे हम अक्षय तृतीया को हमारे दृष्टि से पूरा हो जाना चाहिए था, ऐसा मैंने संकल्प किया था, लेकिन नहीं हो पाया। ये काफी टेढ़ा मामला है और प्रोग्रामिंग भी बहुत डिफिकल्ट है और डाटा शुद्ध होना ये भी बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। लेकिन यह जब बनेगा, पोर्टल बनेगी, उसकी लाइफ में है मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप दे देंगे, तो आप अपने पेशेंट्स के बारे में निदान कर पाओगे, चिकित्सा ढूंढ पाओगे, इस प्रकार का ये है। और उसमें ग्रंथ हम जोड़ते रहेंगे, सभी ग्रंथों को जोड़ना है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रत्यात्म लक्षण ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। वैसे प्रत्यात्म हेतु ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। विशिष्ट कारण है तो विशिष्ट रोग होने की संभावना है, विशिष्ट कारण नहीं है तो विशिष्ट रोग होने की संभावना बिल्कुल नहीं है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें सोचना है। तो ज्वरेणाविष्टता भूतम नहीं किंचिन तप्यते। एक बार ज्वर घुस गया अंदर तो कुछ भी तप्त नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो निश्चित रूप से होता ही है। न्यूरोसिस्टिक न्यूरोसिस्टिक रिकोसिस इज ऑल्सो ड्यू टू कृमि। ये भी पैरालिसिस कर सकता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ड्यू टू रिकरेंट सीजर्स। ओके। तो मैं तो एक्चुअली इसमें एलोपैथी के निदान को भी शामिल करना चाहता हूँ। क्योंकि लोग जो ढूंढेंगे वो केवल आयुर्वेद के लोग ढूंढेंगे ऐसा नहीं, आयुर्वेद के लोग भी जो बीएमएस करके एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी हमें समझना है। We should know exact Ayurvedic terminology for the symptoms and register maximum possible symptoms. Then only one can use
such software, one should have minimum standards to use it, which is rare. So popularity of such software or Tilskanda Kosh is very minimum. सही है, लेकिन फिर भी अभी वैद्यों की संख्या बढ़ रही है, मूल ग्रंथ पढ़ने वाले भी बढ़ रहे हैं, तो ये पॉसिबल होगा। और बाकी लोगों के लिए हम एक ब्रिजिंग करेंगे। एलोपैथी का डायग्नोसिस लेके मरीज हमारे पास आ रहा है, उसको हमारे दृष्टि से क्या देखना है उसमें, उसको अगर हम हमारे ग्रंथों में ढूंढ सकते हैं ब्रिजिंग करके, तो हमारा डायग्नोसिस उभर आएगा और फिर उसके आधार पर उसकी चिकित्सा हम बता पाएंगे। तो ये तो मेरे मन में है ही, क्योंकि केवल वैद्यों के लिए मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी में जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स है उनके लिए काम करना चाहता हूँ। तो व्यापकता से इसका प्रयोग होता रहे, उसका उपयोग होता रहे, तो फिर हम बहुत सारे लोगों से जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। और वैसे इस प्रकार के कार्य को समझ पाना, वास्तव में लाना, ये बहुत गंभीर इस प्रकार का मामला है, बहुत कठिन मामला है इस प्रकार से। मेरा सौभाग्य रहा कि कोल्हटकर सर ने मुझे इसमें काम करने के लिए मौका दिया, और उनकी खुद मृत्यु हो गई तो मेरे ऊपर सभी जिम्मेदारी आ गई, और इसलिए मुझे इसमें सोचने का अवसर मिला। और कड़ी मेहनत करके हमने ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शुड आल्सो टेक इनिशिएटिव। वो तो कहना मुश्किल है। हमारा जो प्रयास अभी चल रहा है उसी को अगर अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, कि इस प्रकार का वाचन चल रहा है, इसमें से काफी जानकारी आ रही है, तो कम से कम पीजी छात्र तो इसमें जुड़ जाए। बीएमएस में ही अगर छात्र इसमें जुड़ जाते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है, वैद्य जुड़ जाते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है, और न केवल वैद्य जो एलोपैथी के प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी जुड़ जाते हैं, वो भी अच्छा है इस प्रकार। लेकिन मूल रूप से अध्ययन करने की क्षमता या इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग कुछ नुस्खे मिल गए, ये इसके लिए ये प्रयोग करना है, उसी से संतुष्ट है और वही ढूंढते रहते हैं। और यही कारण है कि इसके बारे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं देखी जाती, और ज्यादा लोग इसमें जुड़ नहीं रहे हैं इस प्रकार से। फिर भी अगर यह हमारा कर्तव्य है, इसको आगे लेकर जाना है, और बाकी लोगों को फायदा हो न हो, मुझे तो फायदा होता रहता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। नए नए विचार सामने आते रहते हैं, नए नए सूत्रों के आधार पर कुछ विचार शुरू हो जाता है। वही पुराना सूत्र जो 2-4 बार पढ़ चुके हैं उसको भी सामने देखकर कुछ अलग बातें मन में आती है। तो मेरा फायदा होता रहता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और इसीलिए जब तक मुझे शक्य होगा मैं करता रहूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं छोड़ दूंगा ये प्रयास। ये तो चलता रहेगा इस प्रकार, जितने लोग जुड़े रहेंगे अच्छा रहेगा। जो नहीं जुड़ेंगे उनके लिए भी हम ये सॉफ्टवेयर वगैरह इस प्रकार से बनाते रहेंगे। तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते। व्याख्यानमपरात्। हरे